जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे चीजें ढलने लगती हैं। यही प्रकृति का नियम है। लेकिन बात अगर भारतीय सिनेमा की करें तो इसकी उम्र 100 साल से ज्यादा हो चुकी है। लेकिन यकीन मानिए, भारतीय सिनेमा दिन ब दिन जवान होता जा रहा है। सन 1913 में दादा साहब फाल्के की मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र से अपनी शुरुआत करने वाला भारतीय सिनेमा अपने 100 सालों से भी ज्यादा समय में एक नहीं कई बदलाव देखे हैं। लेकिन एक बात जो नहीं बदली है वो है फिल्मों में अभिनेत्रियों को सेक्स सिंबल के रूप में दिखाए जाने की प्रवृत्ति। ऐसा शायद अभिनेत्रियों को मात्र एक खूबसूरत वस्तु की तरह प्रस्तुत करने की सोच की वजह से हुआ हो। ज्यादातर फिल्मों में उन्हें कम और उत्तेजक वस्त्रों में दिखाया गया है और कमोबेश ये सिलसिला आज भी बरकरार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में इस सिलसिले की शुरुआत कहां से हुई और कब से हुई? और क्या आप मानेंगे कि राज कपूर फिल्मों में अभिनेत्रियों से अंग प्रदर्शन इसलिए कराया करते थे कि वो मुकद्दस यूरियान यानी नग्नता में सुंदरता की धारणा के संवाहक थे। Life itself is erotic. Otherwise it is meaningless. It is dead. It is nothing. So probably one has to be matured or learned to understand what really eroticism is. लेकिन जब इन्हीं अभिनेत्रियों की सुंदरता और मादकता वाले दृश्यों से इतर जब वो गानों में प्रेम का इजहार करने की पहल और खुलकर जीवन जीने के साथ साथ नारी स्वच्छंदता को प्रदर्शित करते हुए जब डंके की चोट पर अपनी मोहब्बत का ऐलान करती हुई दिखी तो दर्शकों के दिलों में वैसे ही जगह बनाई जैसे कि अपनी सुंदरता और मादकता के बल पर मोहित किया था। ये सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी एक सवाल जो अक्सर कई लोग उठाते हैं वो ये कि क्या फिल्मों में अभिनेत्रियों का यूं सेक्स सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करना सही है? आज के इस एपिसोड में तमाम सवालों के जवाब के साथ साथ हम बात करेंगे कैसे फिल्मकारों ने भारतीय अभिनेत्रियों को महज एक सेक्स सिंबल के रूप में परोसा। वहीं कुछ ऐसे भी गाने बने जो नारी स्वच्छंदता को प्रदर्शित तो करते ही थे, साथ ही अभिनेत्रियां भी अपनी मोहब्बत का ऐलान करते हुए दिखीं। बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास सिंह और आप देख रहे हैं फ्लैशबैक मोमेंट्स। नारी सौंदर्य को दिखाने का सिलसिला तब का है जब भारत में सिनेमा का उम्र केवल 8 साल का था। बी.डी. गर्गा ने अपनी किताब सो मेनी सिनेमाज द मोशन पिक्चर इन इंडिया में लिखा है कि सन 1921 में आई फिल्म सती अनसुईया में पहली बार किसी भारतीय फिल्म में नग्न दृश्य को दिखाया गया था। इस दृश्य में शकीना बाई नाम की एक अभिनेत्री को पूर्ण नग्न दिखाया गया। इस किताब के मुताबिक ये सीन फिल्म में कुछ ही क्षणों के लिए था। हालांकि किताब में लिखे इस तथ्य को फिल्म शास्त्री और समीक्षक जयप्रकाश चोक से सत्यापित नहीं करते। वो कहते हैं इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये संभव इसलिए है क्योंकि 1918 में जब ब्रितानी सरकार ने भारत में सेंसरशिप एक्ट लागू किया था उस वक्त इस एक्ट में सिर्फ एक धारा थी कि देशभक्ति का प्रचार करने वाली फिल्मों को रोक दिया जाए। नग्नता और चुंबन के खिलाफ इस एक्ट में कोई धारा नहीं थी। इसके बाद 1942 में बेगम पारा नाम की अभिनेत्री ने चांद फिल्म में कुछ बेहद उत्तेजक दृश्य किए। चौक से कहते हैं बेगम पारा की एक बहुत ही बोल्ड तस्वीर 1943 में छपी लाइफ पत्रिका के कवर पर भी आई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सैनिक अपने बंकरों में बेगम पारा की यही तस्वीर चिपका कर रखते थे। कम या ज्यादा, लेकिन फिल्मों में अंग प्रदर्शन करने वाली अभिनेत्रियों की सूची बहुत लंबी है। इस सूची में आप बेगम पारा से लेकर नलिनी जयवंत, नरगिस, वैजंती माला, शर्मिला टैगोर, बिंदु, जीनत अमान,
डिम्पल कपाड़िया, सिमी ग्रेवाल, मंदाकिनी से लेकर आज की दौर की कई अभिनेत्रियां जैसे मल्लिका शेरावत, ईशा गुप्ता, विद्या बालन, दीपिका पादुकोण, नोरा फतेही जैसे नामों को शामिल कर सकते हैं। इस सूची में प्रादेशिक सिनेमा की अभिनेत्रियां भी शामिल हैं। राज कपूर अपनी फिल्मों में अभिनेत्रियों से अंग प्रदर्शन इसलिए कराते थे कि वो मुकद्दस यूरियान यानी नग्नता में सुंदरता की धारणा के संवाहक थे। राज कपूर के इस मनोविज्ञान की विवेचना करते हुए नारी सौंदर्य को दिखाने की उनकी कला पर हमारे चैनल ने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी बनाई है, जिसे जरूर देखिएगा, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया जा रहा है। खैर, तो हम बात कर रहे थे भारतीय सिनेमा में स्त्री को यूं कामुक रूप में या फिर नग्न या अर्धनग्न रूप में प्रस्तुत किए जाने की। ऐसे में महान चित्रकार राजा रवि वर्मा का जिक्र न हो, ये कैसे हो सकता है। लोगों की माने तो पेंटर राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स के प्रभाव में आकर भी कई निर्देशकों ने अपने फिल्मों में ऐसे दृश्य फिल्माए जो काफी बोल्ड थे। जयप्रकाश चौकसी कहते हैं, हिंदुस्तानी सिनेमा में आप जब भी नग्नता, बोल्डनेस या फिर कामुकता की बात करें तो आपको राजा रवि वर्मा की तस्वीरों की बात करनी ही चाहिए, क्योंकि उनकी चित्रकारी का भारतीय सिनेमा पर गहरा प्रभाव रहा है। अगर आपको राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी का वो दृश्य याद है जिसमें वो झरने के नीचे सफेद साड़ी में नहा रही हैं, तो ठीक वैसे ही एक पेंटिंग राजा रवि वर्मा की भी है। हालांकि राज कपूर द्वारा अपनी अभिनेत्रियों को सफेद साड़ी में दिखाने को लेकर कहा गया है कि ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें इसमें ही सौंदर्य दिखता था। ये सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी एक सवाल जो अक्सर कई लोग उठाते हैं कि वो ये कि क्या फिल्मों में अभिनेत्रियों का यूं सेक्स सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करना सही है। इस बारे में टीवी और फिल्म निर्माता एकता कपूर, जिन्होंने रागिनी MMS, लव, सेक्स और धोखा और डर्टी पिक्चर जैसी फिल्मों का निर्माण किया है, कहती हैं, जहां तक फिल्मों में नग्नता का सवाल है, हम हमेशा से ये सुनते आ रहे हैं कि फिल्मों में औरतों को एक भोग विलास की वस्तु की तरह पेश मत करो, हीरोइन को कम कपड़ों में मत दिखाओ। जो लोग ऐसी बातें करते हैं, मैं उनसे ये पूछती हूँ कि जब जॉन अब्राहम अपने कपड़े उतारते हैं तब किसी को कोई आपत्ति क्यों नहीं होती। अपनी फिल्म द डर्टी पिक्चर के बारे में बात करते हुए एकता कहती हैं, जब हमने ये फिल्म बनाई सब ने हमसे ये कहा कि आप कैसे एक औरत की कामुकता को इस तरह से दिखा सकती हैं। मुझे पता था कि इस फिल्म को बनाकर मुझे पैसों का भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी मैंने ये फिल्म इसलिए बनाई क्योंकि मैं चाहती थी कि समाज एक स्त्री की शारीरिक ज़रूरतों के बारे में भी समझे और एक स्त्री के शरीर को सिर्फ अपने भोग की वस्तु न समझे। एकता जो कह रही हैं शायद वो अपनी जगह ठीक हों, लेकिन कुछ फिल्मकार ऐसे भी हैं जो इस बारे में ये दलील देते आए हैं कि वो तो अपनी फिल्मों में वही दिखाते हैं जो दर्शक देखना चाहते हैं। फिल्मों में स्त्री की अभिव्यक्ति कैसे हो, इस बात पर बहस और मतभेद शायद हमेशा रहे। ये सवाल भी हमेशा उठे कि फिल्मों में अभिनेत्रियों को कामुक अंदाज में पेश करना ठीक है या नहीं। शायद फिल्मकार इसे अपनी कलात्मक स्वतंत्रता कहे, लेकिन ये सवाल अब भी बरकरार है कि क्या कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी करना या दिखाना ठीक है। इस सवाल का जवाब तलाशना होगा। तमाम कलात्मक और रचनात्मक सोच से इतर फिल्म जगत का एक रूप यह भी है कि फिल्मों में अभिनेत्रियों को गाने के माध्यम से अपनी मनः स्थिति को प्रदर्शित करते हुए भी दर्शाया गया है। इस तरह का फिल्मांकन महिला सशक्तिकरण के दायरे में कितना आता है, भले ही विमर्श का मुद्दा हो, लेकिन मनोरंजन के लिहाज से तो उचित ही प्रतीत होता है। यह लड़कियों को अपने प्यार और भावुक भावनाओं को इजहार करने के लिए प्रेरित तो करता ही है और बताता है कि फिल्म का एक स्वरूप यह भी है जिसे प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। हिंदी फिल्मों के गीतों में हीरो की मर्दानगी के किस्से तो बहुत होते हैं,
लेकिन ऐसी मिसालें कम मिलती हैं जहां औरत भी बेखौफ होकर बात कर सके। फिल्म मुगले आजम में अनारकली बनी मधुबाला जब डंके की चोट पर अपनी मोहब्बत का ऐलान करती हैं तो आज भी शकील बदायूनी के लिखे ये बोल सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक अख्तर बादशाह के गुमान को उसके ही शीश महल में तोड़ने वाले इस दृश्य को दर्शकों ने देखा तो ऐसा लगा कि एक मुगल बादशाह कितना बौना और बेबस हो गया है एक मामूली कनीज के सामने। ऐसे ही जब एस.डी. बर्मन की धुनों में सजा पहली बार फिल्म गाइड का गाना को लोगों ने जब सुना तो यह महसूस किया था कि कोई न रोके दिल के उड़ान को, दिल वो चला, दिल वो चला। आज फिर जीने की तमन्ना है। जमाना वो नहीं रहा रोजी जब औरत घर की दासी सब्जी जाती थी, रोती थी, तड़पती थी, सहती थी, लेकिन हाय तक न करती थी। जमाना वो भी नहीं रहा कि जब कोई छोटा इसलिए माना जाता था कि छोटी जाति का है, छोटे घराने में पैदा हुआ है। मेरा बस चलता तो मैं मार्को साहब को साबित करके दिखा देता कि तुम्हारी जाति कितनी ऊंची है। मेरी कलाकार भान नहीं होते हैं, आज इज्जत वाले भी उनकी इज्जत करते हैं। पति पत्नी के अनचाहे रिश्ते में अंदर ही अंदर घुटती रोजी जिसकी भूमिका वहीदा रहमान जी ने निभाया था, उसे एक गाइड देवानंद का साथ और प्यार मिलता है तो दुनिया की शर्मो हया छोड़ उसके अंदर की प्रेमिका मानो फिर से जी उठती है और गाती है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा। दोस्तों, मोहब्बत के कई चेहरे होते हैं और सेंसुअलिटी भी इसी का एक रूप है। सेंसुअलिटी के इस एहसास को बहुत ही खूबसूरती से निभाया है फिल्म अनामिका में जया बावरी ने, जब वो अपने आप में सिमटे संजीव कुमार को अपनी आगोश में कुछ यूं बुलाती हैं। बाहों में चले आओ। फिर जब वो गाती हैं, रात अपनी जो तुम हो अपने, किसी का फिर हमें डर क्या, तो सुनने वालों और देखने वाले भी विभोर होकर गाने में खोकर प्रेम का एहसास करने लगते हैं। जो तुम हो अपने, किसी का फिर हमें डर क्या। इस बारे में गायिका सोना महापात्रा कहती हैं, मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गाना बाहों में चली आओ जब भी सुनती हूँ तो इसमें आज़ादी का भाव नजर आता है। शायद ही हिंदी सिनेमा में ऐसे गाने बनते हैं जहाँ महिलाओं को प्रेम संबंध में पहल करते हुए दिखाया जाता है। हमसे सनम क्या पर्दा। फिल्म रजनीगंधा का गाना कई बार यूं ही देखा है भी अपने आप में अनोखा है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि फिल्म की हीरोइन विद्या सिन्हा के सामने जीवन में दो विकल्प हैं, उनका नया साथी और जिंदगी में अचानक दस्तक देने वाला पुराना प्रेमी। और इस वहापोह में वो किस तरह के मनोभाव से गुजर रही होती हैं, उसे बैकग्राउंड में बजते गीत से दर्शक रूबरू हो रहे होते हैं। ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता। इस गाने को भले ही मुकेश जी ने गाया है, लेकिन अपना जीवन साथी खुद तय करने की एक औरत की आजादी को दर्शाता ये गाना दिल को छू जाता है। उलझन ये जानूं, किसको मीत बनाऊं, इस बीच 80 के दशक में जब जीनत अमान और परवीन बॉबी जैसी हीरोइनें पश्चिमी लिबास में ऐसे गीत गाती नजर आईं, अभी एक अलग तरह का डिफारेंस ही था। हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला गाने में अपने लिबास, अपने बदन, अपने हुस्न को लेकर जीनत अमान का प्रदर्शन अपने ही तरह का एक बेखौफ अंदाज था। फिल्मों में अभिनेत्रियों से अलग भी नायिकाएं होती थीं, जो लीड रोल में नहीं बल्कि कभी खलनायिका तो कभी आइटम सॉन्ग डांसर या फिर त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग वाली कहानियों में मुख्य नायिका को चुनौती देते दिखाई पड़ती हैं। रात जाती है चुपके से मिल जाए दोनों।
इसमें से कुछ फिल्मों में वैम्प के किरदार निभाने वाली अभिनेत्री शराब पीती थीं, लेकिन 90 के दशक में फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि सिमरन गलती से ही सही पर नशे में झूमते हुए गाना गाती हैं तो ऐसा लगता है कि फिल्में बदल रही हैं। जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, जरा सा घूम लूं मैं, बन के आका। बदलाव केवल गाने और पीने को लेकर ही नहीं हुआ, बल्कि नायिका के व्यक्तित्व को एक अलग लेवल पर दिखाने की कोशिश भी की जा रही है। जैसे कि पहले त्योहारों के मौके पर नायिका को नायकों का इंतजार करते हुए दिखाया जाता था, लेकिन आज के दौर में नायिका होली के दिन किसी का इंतजार नहीं करती जो उनके लिए रंग बरसे भीगे चुनर वाली गाना गाए। भीगे चुनर वाली रंग बरसे, बल्कि वो तो कहती हैं सीधी साधी छोड़ी शराबी हो गई और फिर अपने प्रेमी को रंग में शराबोर कर देती हैं। जैसा कि फिल्म ये जवानी है दीवानी में दीपिका पादुकोण होली के दिन रणवीर के लिए गाती हैं। गिनती में कम ही सही, लेकिन औरतों की जिंदादिली और बेखौफी के गाने हर दौर में बनते रहे हैं। हम सबकी परवाह करें जो, सबने हमारा किया। 50 के दशक में मदर इंडिया में 2 बच्चों के साथ हल चलाती नरगिस ने अपनी तरह की दिलेरी दिखाई थी जब वो गाती हैं, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू। प्यार और दोस्ती के बीच के एक अनजान रिश्ते को औरत की नज़र से यूं बताता फिल्म खामोशी का ये गाना भी हमें एक नजरिया देता है। हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम। खैर, अभिनेत्रियों की सुंदरता और मादकता वाले दृश्यों से इतर गानों में प्रेम का इजहार की पहल और खुलकर जीवन जीने के साथ साथ नारी स्वच्छंदता को प्रदर्शित करते हुए डंके की चोट पर अपनी मोहब्बत का ऐलान करती नायिका तो दर्शकों के दिलों में वैसे ही जगह बनाई जैसे अपनी सुंदरता और मादकता के बल पर मोहित किया था। लेकिन इस तरह के फिल्मांकन को लेकर कई लोग हमेशा सवाल उठाते रहे और कहते रहे कि फिल्मों में अभिनेत्रियों का सेक्स सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करना सही नहीं है और फिल्मकारों को सामाजिक मूल्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। हनीमून की रात होती है, मैं वही रात हूँ। लगता तो ये है कि सामाजिक मूल्यों और नैतिकता को अलग रखकर गाने पर अभिनय करने का साहस अभिनेत्रियां भले ही कर रही हों और गाने हिट भी हुए हों, लेकिन समाज का इसको लेकर जो नजरिया है और जब इन्हें सामाजिक मूल्यों और नैतिकता की कसौटी पर गलत और सही तय करने के लिए चर्चा होती है तो इस पर लोगों की अलग अलग राय सामने आती है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा जरूर। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अपने दोस्त और होस्ट विकास सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। मुझ में मैं तू मिलाते